खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। फिलिस्तीनियों पर इसराइली मजालिम जारी हैं, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। हिंदुस्तानी हुकूमत भी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। राज्यसभा में फिलिस्तीन के इशू पर बहस होनी थी, लेकिन हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं हुई, जिसकी वजह से दोनों ऐवानों में हंगामा हुआ। सवाल यह है कि रवायती तौर पर फिलिस्तीनियों का साथ देने वाली हिंदुस्तानी हुकूमत के मौकिफ में अचानक ये तब्दीली क्यों आई? क्या मोदी हुकूमत इसराइल के तई सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, या फिर हथियारों के कारोबार की वजह से सरकार इसराइल हुकूमत को नाराज करना नहीं चाहती? क्या गांधी का मुल्क यूं ही खामोश रहेगा? हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे फिलिस्तीन पर इसराइली बर्बरियत की। गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। गुज़श्ता कई रोज से हो रही बमबारी में 200 के करीब फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। ऊपर से अमेरिकी सदर ने ये कहते हुए फिलिस्तीनियों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है कि इसराइल को अपनी दिफा का हक है। अमेरिकी पुष्टपनाही में ये सिलसिला कब तक चलेगा, कोई नहीं जानता। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए मिस्र ने एक तजवीज पेश की है। इसराइल ने इस तजवीज को कबूल कर लिया है, लेकिन हमास का कहना है कि पहले गजा की नाकेबंदी खत्म होनी चाहिए। आखिर फिलिस्तीन इसराइल मसले का हल क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी मौजू पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर जनाब सईद फैसल अली साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। और दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं राज्यसभा एमपी अली अनवर साहब, और सीनियर सहाफी और मुस्लिम मसला बोर्ड के मेंबर होने के साथ साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कासिम रसूल इलियास साहब, और दरमियान में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया की एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। फिलिस्तीन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ बहस की मांग को लेकर पूरे दिन राज्यसभा में हंगामा होता रहा। अपोजिशन दोनों ऐवानों में इस मसले पर बहस कराने की मांग कर रही थी, जबकि हुकूमत कानूनी ज़ाब्तों की दुहाई देती रही, लेकिन बहस के लिए तैयार नहीं हुई। अपोजिशन के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। सिचुएशन के ऊपर हमारे डिस्कशन के मोशन को आप ले लें। आपने कहा कि ये हमको सबसे कंसल्ट करना होगा। आपने एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी बुलाया, उनसे चर्चा की, हमसे चर्चा की, अन्य लीडर्स से चर्चा की, और उस पर सबकी सहमति के बाद आपने आज की लिस्ट में इस विषय को इंक्लूड करने का निर्णय लिया। सरकार जिस विषय के ऊपर उस हाउस में कल चर्चा कर सकती है, आज उस विषय पर और रेस्पॉन्ड कर सकती है, आज उस विषय पर इस हाउस के अंदर चर्चा करने के लिए कल सहमत होने के बाद आज असहमत हो जाए, ये इसका कोई कारण नहीं समझ में आता। हालांकि राज्यसभा में वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि इस इशू पर बहस कराने का आखिरी फैसला चेयरमैन हामिद अंसारी के पास है, और जब तक वो इस पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तब तक दूसरे मुद्दों पर बहस की जाए। लेकिन अपोजिशन जमातें फिलिस्तीन मामले को लेकर अड़ी रहीं। 2-3 लोग 4 लोग बोले कि उनका नोटिस क्यों एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन वो नोटिस डिसअलाउ हो गया। लोकसभा में कोई चर्चा नहीं हुई। वहां वो डिसअलाउ हो ही चुका है नोटिस, वहां चर्चा नहीं हुई। वो पत्र अभी भी चेयरमैन साहब के विचाराधीन है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करने के लिए आई हूँ कि जब तक वो पत्र चेयरमैन साहब के विचाराधीन है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए अभी का जो समय है वो खराब करने की बजाय अपन रेल बजट शुरू कर लें। जब चेयरमैन साहब का जवाब आ जाएगा, तो जो उनका निर्णय होगा उसके अनुसार हम करेंगे। वहीं लोकसभा में भी फिलिस्तीन का मुद्दा उठा। कांग्रेस और पीडीपी ने इस पर बहस की मांग की। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि आखिर इसराइली मजालिम के खिलाफ हिंदुस्तानी हुकूमत खामोश क्यों है। आज जब इतनी जारहाना अटैक्स हो रहे हैं इसराइल की तरफ से, हम खामोश हैं। हमने 2 दिन पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया, इस उम्मीद से कि जो नई सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वो पूरे पार्लियामेंट हाउस की तरफ से एक कंडेमनेशन हो जाएगा कि ये हमें मंजूर नहीं है, इस किस्म के अटैक्स, इस किस्म की बच्चों की मौतें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसराइल की सरकार को बताया कि भाई आप ये अटैक्स बंद कर दो। और
हमारे साथ तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल है। स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं राज्यसभा एमपी और जेडीयू लीडर अली अनवर साहब। आपका खैर मकदम है। अली अनवर साहब, क्या लगता है आपको, सरकार क्यों कतरा रही है दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में, फिलिस्तीन के मामले पर बातचीत से, बहस से? जी अली अनवर साहब। जी सैयद फैसल अली साहब, अली अनवर साहब से जैसे ही राब्ता होता है हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार क्यों कतरा रही है? रवायती तौर पर हिंदुस्तान फिलिस्तीन का हामी रहा है, हर तरह से उसके सपोर्ट में खड़ा रहा है। जवाहरलाल नेहरू के जमाने से गांधी जी फिलिस्तीन के सपोर्ट में थे, इंदिरा गांधी के जमाने में भी यही देखा गया तमाम। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है, क्यों ऐसा शिफ्ट आ गया इस मामले में? देखिए, हिंदुस्तान हमेशा से फिलिस्तीनियों का रिवायती हिमायती रहा है, बिल्कुल सही बात है, और आज भी हिंदुस्तान हिमायती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान मुल्क उसका हिमायती रहे तो हिंदुस्तान की जो मौजूदा सरकार है वो भी हिमायत करे। उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है, और जो सोच उनकी है वो सामने आज ऐवान में दिख भी रही है। सबसे अफसोस की बात यह है कि गांधी के इस मुल्क में, आप सबको पता है कि गांधी जी का नजरिया फिलिस्तीन को लेकर किस तरह से था, और उसके साथ साथ उनका इसराइल के बारे में क्या नजरिया था। बिल्कुल उन्होंने इसराइल को ही नाजायज ठहराया, और एक बार नहीं कई मौकों पे इसराइल के खिलाफ उन्होंने बात कही, और यह कहा कि पूरा उसका बनना अरबों के साथ और फिलिस्तीनियों के साथ सरासर जुल्म है। उस गांधी के देश में अगर आज पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव नहीं आ पा रहा है तो ये बहुत अफसोस की बात है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि एक शिफ्ट जो है फॉरेन पॉलिसी में वो दिख रहा है टुवर्ड्स इसराइल। ये बहुत अफसोस की बात है। मुल्क की जहां तक बात करें, जिस तरह का हम लोगों का कल्चर रहा है हिंदुस्तान में, आम जो हिंदुस्तानी शहरी है उसको ये पता है कि फिलिस्तीनियों के साथ वहां पे जुल्म हो रहा है, और वो उसका हिमायती आज भी है। लेकिन सरकार का शायद रवैया बदला है। हालांकि सुषमा स्वराज ये कह रही थी कि चेयरमैन साहब का जो डिसीजन होगा उसके बाद बहस करवाई जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उसको टाला गया, जिस तरह से अभी तक इतने दिनों से पार्लियामेंट भी हमारा चल रहा है और वहां अटैक भी चल रहा है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई, ये अपने आप में इस बात को दिखा रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हद तक इस पे कुछ बदलाव आया है। जी, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं राज्यसभा एमपी और जेडीयू लीडर अली अनवर साहब। अली अनवर साहब, आखिर सरकार क्यों कतरा रही है फिलिस्तीन के मामले पर बहस से दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में? क्या लगता है क्यों ये शिफ्ट आया है, क्यों ये तब्दीली आई है मौकिफ में? कासिम रसूल इलियास साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे। कासिम रसूल इलियास साहब, इसी सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे, क्यों सरकार कतरा रही है फिलिस्तीन पर बहस से दोनों हाउसेज में? देखिए, सरकार, जाहिर बात है कि अब तक के सरकार का जो मौकिफ है इस मसले पर वो सामने नहीं है। ये और बात है कि गवर्नमेंट का जो स्टैंड होता है वो एक कंटिन्यूटी में होता है, लेकिन चूंकि सरकार ने अब तक अपना स्टैंड वाजे नहीं किया है, तो जाहिर बात है कि जब तक सरकार इस मसले पर कोई स्टैंड नहीं लेती वो डिबेट से कतराएगी। और जाहिर बात है कि सरकार का इस सिलसिले में जो साजबाज है इसराइल से और जो रिलेशंस हैं और जिस तरह के मामला चल रहे हैं इसराइल के साथ में, तो वो जाहिर बात है कि इसराइल हिंदुस्तान के बहुत सारे मामला में दखील है। तो इसराइल के साथ में रिलेशंस को ये मुख्तलिफ वजूहात के बराबर बनाए रखना चाहती है, कंडेम नहीं करना चाहती है। जी जी। और दूसरी बात यह कि बहरहाल हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर बेस्ड है ये सरकार, तो जाहिर बात है कि आइडियोलॉजी और नजरियात भी जो है सरकार की पुष्ट पर वो है जो मौजूदा गुज़िश्ता जो मौक़िफ़ रहा है हुकूमतों का उसके बिल्कुल मगायर है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो इसलिए सरकार तो जाहिर है कतराएगी, इसलिए कि उसको अगर स्टैंड लेना है तो उसके लिए तो ये मसला है कि ना निगलते बने ना उगलते बने वाला मामला है जी, कि उसे ये यानी जाहिर बात है कि वो क्या स्टैंड ले। मुल्क का ज़मीर एक चीज है और पूरी दुनिया इसको बच्चे पुकार कर रही है, और अगर आप अपने नजरियात की बुनियाद पर स्टैंड लेते हैं तो उसके बरखिलाफ जाता है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि इसको जिस हद तक टाला जाए। जी, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं राज्यसभा एमपी और जेडीयू लीडर अली अनवर साहब भी। अली अनवर साहब, राज्यसभा और लोकसभा में क्यों लगता है आपको सरकार बहस नहीं चाहती है, और क्या इसराइल के साथ जो यह सरकार के मौजूदा सरकार के या मौजूदा जो पार्टी है जिसकी सरकार है उसके जो रिश्ते रहे हैं और हथियारों की डील का जो मामला है इसराइल के साथ, क्या यही वजूहात हैं कि सरकार कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रही है फिलिस्तीन के मामले में? यही वजह है, और इनकी घोषित नीति रही है पहले से, ये प्रो इजराइल है, प्रो अमेरिकन है ये लोग। तो इनको देश की जो लंबे समय से, आजादी के समय से देश तो फिलिस्तीनियों के साथ रहा है,
اب لیکن اس کو ان کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو اب اس کو وہ نہیں بحث ہونے دینا چاہتے ہیں. تو جو لوگ یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف نہیں ہے، تو جو لوگ دونوں طرف رہتے ہیں، دونوں طرف سے دو ناؤ کی سواری والی. جی تو کیا گاندھی کا ملک ایسا ہی خاموش تماشائی بن کر دیکھتا رہے گا؟ دنیا کے کسی حصے میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی براہ طور پر جب ہندوستان ساتھ رہا، جبکہ گاندھی جی کا یہ موقف رہا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر ظلم ہو رہا تو ہندوستان کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بالکل ہے، اور یہی ہندوستان کی ایکسٹرنل پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. یہ تو بحث سے بھی نہیں کرانا چاہتے ہیں دونوں ہاؤس میں. آج تو راجیہ سبھا میں تو یہ ایجنڈا پر تھا، اس کے لیے کالنگ اٹینشن سویکرت ہو گیا تھا، منظور ہو گیا تھا. لیڈر اپوزیشن کا غلام نبی آزاد صاحب کا پورا اپوزیشن ہم لوگ ان کے ساتھ تھے، سب لوگ چاہ رہے تھے، لیکن سرکار پیچھے بھاگ گئی اور سرکار نے نہیں ہونے دیا، بلکہ ایک طرح سے کہیے کہ اس نے دباؤ بنانے کا کام کیا ہے. یہ سنسدیہ جو طور طریقہ ہے اس سب کے خلاف ہے. جی سید فیصل علی صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں. سید فیصل علی صاحب، آخر یہ فارن پالیسی میں رفتہ رفتہ جو تبدیلی آ رہی ہے، جس طرح کے موقف میں تبدیلی آ رہی ہے، یقینی طور پر کہیں نہ کہیں سے یہ بھی تشویش کی بات ہے. اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ فارن پالیسی میں اس طرح کا شفٹ نہ آئے؟ دیکھیے، ملکوں میں فارن پالیسی میں بہت زیادہ شفٹ نہیں آتا ہے، لیکن جس طرح کی بات جو علی انور صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پارٹی ابھی برسر اقتدار ہے اس کی پہلے سے ایک اپنی سوچ رہی ہے اسرائیل کو لے کر کے، اسرائیل سے دوستی کو لے کر کے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو کیری فارورڈ کریں گے، اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہیں نہ کہیں سرکار کے ساتھ کہ ملک کی جو عوام ہے اور جو اسپرٹ ہے ہندوستان کی، وہ ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ رہی ہے شروع سے لے کے اب تک. تو وہ اس کے بالکل اپوزٹ بھی نہیں جا سکتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ڈائلما کی سچویشن میں وہ ہیں اور اس لیے شاید اس کو ٹال رہے ہیں. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے معصوموں کا قتل ہو رہا ہے غزہ میں، اور اس کے بعد ہندوستان جو ان کا روایتی دوست رہا ہے، ان کا ہمدرد رہا ہے، وہ اس پہ خاموش ہے. یہ اس کا جواب دینا پڑے گا. ایوان میں دیں وزیر اعظم یا ان کی پارٹی، یا باہر دیں، لیکن اس کا جواب تو ملک ان سے پوچھے گا کہ یہ کون سی وجہ ہو گئی، کون سے تجارتی ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ اسرائیل کے کنڈمنیشن کا ایک ریزولوشن تو چھوڑیے، اس پہ بحث کے لیے بھی آج سرکار پارلیمنٹ میں تیار نہیں ہے. جی قاسم رسول الیاس صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ تمام جو اہم معاملے ہیں ملک کے، جب سے نئی حکومت بنی ہے تب سے وزیراعظم بالکل خاموش ہیں، کسی بھی معاملے پر کچھ بولتے ہی نہیں، اور اس معاملے میں بھی ویسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ نہیں بول رہے، جبکہ امید یہ کی جا رہی تھی کہ وہ برکس کانفرنس میں گئے ہیں، وہاں بھی اس معاملے کو وہ اٹھاتے، لیکن یقینی طور پر نا امیدی ہاتھ لگی ہے. دیکھیے، وزیر اعظم نے عراق کے مسئلے کو تو اٹھایا ہے کہ عراق میں ٹیررزم سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن وہ فلسطین کے مسئلے پہ بالکل خاموشی اختیار کر گئے ہیں. دیکھیے، یہ بات بہت صاف ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنی نظریاتی اساس سے اونچا اٹھ نہیں رہی ہے. ابھی دیکھیے، پچھلے دنوں بالکل خواہ مخواہ کا جو ہے وزیر قانون نے ایک یونیفارم سول کوڈ کا چھوٹا چھوڑا ہے. دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ لے دے کے یہ پھر واپس اپنے انہی مدوں پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بنیاد پر یہاں کے عوام نے انہیں مینڈیٹ نہیں دیا ہے، لیکن چونکہ وہ ان کی اساسی پالیسی ہے اس لیے گھما پھرا کر اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک فلسطین کے مسئلے کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل سے ان کے جو رشتے ہیں وہ رشتے صرف حکومتی لیول کے نہیں ہیں، وہ پارٹی لیول کے بھی رشتے ہیں. اور پارٹی لیول کے علاوہ وہ نظریاتی رشتے بھی ہیں. اسرائیل ایک نسل پرست قوم ہے، یعنی یہودی ایک نسل پرست قوم ہے، اور جو بی جے پی کی کہنا چاہیے کہ پیرنٹ باڈی ہے وہ خود بھی نسل پرستی کے اندر بلیو کرتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ فاشزم کے لمبردار ہوں وہ ایک دوسرے کی حمایت ہمیشہ رہیں گے. لیکن آخر کیا کریں ملک، کیا؟ لیکن علی انور صاحب، آپ کا کیا خیال، آخر کیا کرنا چاہیے کہ حکومت کوئی موقف اختیار کرے؟ کس طرح سے آپ لوگ حکومت پر دباؤ بنائیں گے؟ اب علی انور صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا، چونکہ پروگرام میں وقت ہو گیا، بریک کا وقت کی تنگی بھی ہے. قاسم رسول الیاس صاحب، فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سید فیصل علی صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہے. بریک کے بعد ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ فلسطین میں ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے. مسلسل اسرائیلی حملوں میں
हलाकतें हो रही हैं मासूम फिलिस्तीनियों की। तकरीबन 200 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। उस पर से फिलिस्तीनियों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है बराक ओबामा ने। उन्होंने ये कह दिया कि इसराइल को अपने दिफा का हक है। जब तक गजा की जानिब से रॉकेट हमले नहीं रुकेंगे तब तक इसराइल की जानिब से भी ये हमले नहीं रुकेंगे। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे कि इससे आलमी सतह पर क्या हालात पैदा होंगे। और गुफ्तगू में हमारे साथ दिल्ली से शामिल हो रहे होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया की एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हमेशा बड़ा सोचो। डोनाल्ड ट्रंप की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले बिहार के उद्यमियों को सम्मानित करेगा देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड 31 जुलाई को पटना में। समय उद्यमी बिहार 2014 प्रेजेंटेड बाय टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सोल्यूशन। अब आपके घर का सपना भी हो सकता है साकार। है ना अपना वास्तु विहार। Powered by Gujarat Gromit. Gujarat Gromit, a brand leader product. Gromit add vitamin baby oil and soap. Associate sponsor, Dr. Zakir Hussain Institution and IIBM Patna. Padho vocational, bano professional. Supported by NSIC. Industry partner, BSE, SME. Print partner, Rashtriya Sahara. International telecast partner, Almi Samay. हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और इस सेगमेंट में दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब। आपका खैर मकदम है डॉक्टर सोहराब साहब। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए मिस्र ने एक तजवीज पेश की है। इसराइल ने इस तजवीज को कबूल कर लिया है लेकिन हमास इसे बिला शर्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी तजवीज के सिलसिले में जल्द ही मिस्र का दौरा करने वाले हैं। तुर्की, बरतानिया और जर्मनी ने भी तजवीज पर मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। पेश है एक रिपोर्ट। मिस्र की यह तजवीज 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में 12 घंटों के अंदर गैर मशरूत तौर पर आर्जी जंगबंदी होगी। दूसरे मरहले में मिस्री हुकूमत इसराइल और हमास के नुमाइंदों को काहिरा आने की दावत देगी और दोनों फरीकों के नुमाइंदों से अलग अलग बातचीत करेगी। जबकि तीसरे मरहले में 2 दिनों के अंदर गजा क्रॉसिंग खोलने पर काहिरा में ही बातचीत शुरू होगी। तजवीज के बाद इसराइली काबीना की मीटिंग हुई जिसमें इसे मनोअन कबूल कर लिया गया, लेकिन वजीर आजम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि काहिरा मुज़ाकरात में उनकी सरकार गजा को गैर मुसल्लह करने पर जोर देगी। उन्होंने धमकी दी कि तजवीज न मानने की सूरत में वो फिलिस्तीन पर मजीद जोरदार हमले करेंगे। गजा को सिफारती कोशिशों से गैर मुसल्लह करने के लिए, उसे मिसाइलों, रॉकेटों और सुरंगों से पाक करने के लिए हमें मिस्र की तजवीज मंजूर है, लेकिन अगर हमास ने जंगबंदी की तजवीज को कबूल नहीं किया तो इजराइल को मतलूबा अमन के लिए फौजी ऑपरेशन में इजाफे का कानूनी हक है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और अरब लीग ने भी मिस्री कोशिशों का खैर मकदम किया है, लेकिन हमास ने तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। उसका कहना है कि गजा की नाकाबंदी खत्म किए बगैर इस तरह की कोशिशें कोई मायने नहीं रखती। उसकी दलील है कि गजा में की गई शॉर्ट टर्म जंगबंदी
अभी तक नाकाम साबित हुई है। हमास ने मिस्र की जानिब से किसी तरह की तजवीज मौसूल होने से भी साफ इनकार किया है। इस तरह की तजवीज के कोई मान नहीं है, क्योंकि हमास से इस बारे में कोई राय नहीं ली गई। मज़ाहमत की शर्तों को माने जाने से पहले हम इसे मुस्तरद करते हैं। इसराइल की जानिब से एक तरफा ऐलान जंगबंदी से हमें कोई वास्ता नहीं। हमारी गुजारिश है कि लड़ाई रोकने के बजाय गजा वालों के साथ हो रही नाइंसाफी बंद की जाए। गजा पर इसराइली हमले 8 रोज से जारी हैं, जिनमें अब तक 177 फलस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 1200 के पार जा चुकी है। जवाब में हमास ने भी इसराइल पर रॉकेट दागे हैं, जिनमें अभी तक हलाकतों की कोई इत्तला नहीं है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने गजा पर जारी इसराइली मजालिम को हक बजानिब करार दिया है। तशद्दुद के लिए इसराइली तनकीद के बजाय उन्होंने गजा से हो रहे रॉकेट हमलों पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। व्हाइट हाउस में सालाना दावत इफ्तार के मौके पर मौजूद मुस्लिम ममालिक के सफीरों से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इसराइल की सरजमीन पर होने वाले रॉकेट हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक कदम और आगे बढ़ते हुए ओबामा ने रॉकेट हमलों को नाकाबिले माफी करार दिया। अमेरिका का यह गैर मुनसिफाना रुख ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली हमलों में 200 से जायद फिलिस्तीनी शहीद और 1500 के करीब जख्मी हो चुके हैं, जबकि हमास के रॉकेट हमलों में एक भी इसराइली की मौत नहीं हुई है। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब। खैर मकदम है आपका। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से इसराइल के हालात हो गए हैं, हालांकि मिस्र ने सालिसी की कोशिश की है, लेकिन बराक ओबामा के इस बयान ने कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा गजा की जानिब से रॉकेट हमलों को और इसराइल को हक बजानिब करार दिया, क्या माहौल बनेगा आलमी सतह पर? देखिए, बराक ओबामा ने वही बात कहा है जो आज शुरू से ही मगरबी दुनिया करते आ रही है। अमेरिकन पॉलिसी मगरबी दुनिया के पॉलिसी में डबल स्टैंडर्ड रहा है और वो शुरू से रहा है और अब तक है। बराक ओबामा ने कोई नई बात नहीं कही है, सिर्फ इतना है कि उसने वाज़ेह तौर पे कह दिया है और उसमें कोई नई बात नहीं है। बगैर अमेरिकी सपोर्ट के इजराइल जिस तरह का जुल्म करते आ रहा है शुरू से ही, वो मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब ये है, और ये हकीकत है, इसका मतलब ये है कि हर इजरायली इकदाम के पीछे अमेरिकन बैकअप है, जिस बैकअप के वजह से इजराइल इस तरह का जुल्म करते आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो लड़ाई के दो फरीक हैं उनको एक स्केल पर नहीं देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं शुरू से और आज तक तारीखी पस मंजर में और हकायक के रोशनी में एक जालिम है और एक मजलूम है। जालिम और मजलूम को एक जगह नहीं देखा जा सकता। एक जगह देखना तो दूर की बात है, मजलूम को जालिम करके अमेरिका और मगरबी दुनिया पेश कर रही है। जाहिर सी बात है उसके अंदर इनजस्टिस है, यानी जो अमेरिकन अप्रोच है, जो इजरायली अप्रोच है, दोनों में फर्क नहीं है और उसमें इनबिल्ट इनजस्टिस है, नाइंसाफी है। और इस नाइंसाफी का जब तक एड्रेस नहीं करेंगे आप मोरल इशू को लेकर। जी, आपने बहुत अहम बात उठाई है डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, आप फोन लाइन पर बने रहिए। सैयद फैसल अली साहब, जो बात डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब कह रहे हैं कि ये शुरू से ही होता रहा कि मजलूम को जालिम बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जाता रहा और अमेरिका भी इसमें साथ साथ रहा, पेश रहा इसराइल के। आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? क्योंकि आज भी जो मजलूम है उसको जालिम बनाकर पेश किया गया और बराक ओबामा ने यही किया और कहा कि रॉकेट हमले क्यों हो रहे हैं जबकि इसराइल में एक भी किसी शख्स की मौत नहीं हुई है गजा की तरफ से होने वाले रॉकेट हमलों में। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने शुरू में भी कहा कि ये अमेरिका का अपना तरीका है। शुरू से इसराइल की हिमायत करता हुआ अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा रहा है। हमेशा जब भी कुछ होता है, एक तरफ अगर इधर जंगबंदी की बात होती है, दूसरी तरफ सेटलर्स जाकर के नई कॉलोनियां बसाने लगते हैं और उस पर अमेरिका खामोश रहता है। और जब बात होती है उन लोगों में, अगर कोई गोलीबारी हो रही है तो हमेशा अमेरिका का यही मौकफ रहा है। मुझे बहुत कोई ताज्जुब नहीं हुआ जब आज बराक ओबामा ने यह कहा कि उनको अपने दफा का हक है, इसलिए कि शुरू से ही अमेरिकन पॉलिसी ये रही है और मजलूम बना करके इसराइल को पेश किया जाता है। लेकिन अब इसकी इंतहा हो गई है, ना सिर्फ ये कि दुनिया को बल्कि जो मुल्क उसके इर्द गिर्द हैं इसराइल के,
ان کو ان کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے اور ایک محاذ بنا کر کے, ایک گروپ بنا کر کے اس پہ کوئی کارروائی کرنی چاہیے. مجھے بہت تعجب ہے کہ ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن OIC کا کوئی ری ایکشن اس پہ نہیں آیا ہے. عرب لیگ اس پر بالکل خاموش ہے. یہ وہ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل شیر بنا ہوا ہے اور اس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے. جس دن اس خطے میں ایک طرح سے ایک جٹ ہو کر کے لوگ اسرائیل کے ظلم کے خلاف فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, شاید یہ حالات بدلیں گے. امریکہ کا موقف چینج ہوگا. میں شروع سے اس بات کو مان رہا ہوں. براک اوباما جب دوسری بار آئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ شاید موقف چینج ہوگا. ایسا ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے. یہ تبھی چینج ہوگا جب وہاں ریجنل پریشر بنے گا. ریجنل پریشر بنتا ہوا میں بالکل نہیں دیکھ رہا. جی ڈاکٹر محمد سراب صاحب, ریجنل پریشر کی بات کر رہے ہیں سید فیصل علی صاحب. یہ ریجنل پریشر کبھی نظر نہیں آتا ہے. آخر کب وہ ریجنل پریشر, کب یونائٹ ہو کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے آس پاس کے ممالک, جو عرب ممالک ہیں کم سے کم وہ, تاکہ کم سے کم اسرائیل پر کچھ پریشر بنے اور وہ اپنے موقف میں وہ سختی جو ہے اس کی وہ اس میں نرمی لائے. نہیں, یہ حقیقت ہے کہ یہ بیسٹ اپروچ ہوگا کہ ریجنل پریشر بنے. یہ بیسٹ اپروچ ہوگا. بدقسمتی سے یہ بن نہیں رہا ہے. اب اس کے بہت سارے وجوہات ہیں, لیکن ایک چیز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حکومت اور عوام کے بیچ عرب دنیا میں خاص کر جو ڈیفرنسز اسرائیل کو لے کر ہے وہ دن پر دن بڑھتے جا رہا ہے. عوام کے درمیان ایک طرح کی ایموشنل یونٹی آ گئی ہے, بہت پہلے سے ہی ہے اور مضبوط ہوا ہے. ایک طرح سے لوگ فلسطین کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. ان کی نیند حرام ہے جس طرح سے فلسطینیز کی نیند حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے وجہ سے عرب کے حکمراں تو پریشان ہیں, لیکن وہ اپنے آقا کو خوش رکھنے کے لیے کوئی سیاسی پہلو کو وہ سامنے نہیں لا رہے ہیں, کوئی پولیٹیکل اپروچ کو نہیں اڈاپٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ٹریجڈی ہے. اگر یہ جتنا اس میں دیر کر رہے ہیں اس سے فلسطینیز قوم کا نقصان تو ہو رہا ہے, ان کا اپنا ذاتی مفاد کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ عرب کے عوام بالکل بغاوت کر بیٹھے گی اسی ایشو کو لے کے. اس لیے کہ یہ ایشو انسانیت کا تو ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. معصوم بچوں کی خونریزی جو ہو رہی ہے وہ کسی کو جڑ کر دے رہا ہے. انسانیت کو تو ہے ہی ہے. مذہبی ایشو ہے. جی آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ عوام اور حکومت, جو عرب حکمراں ہیں اور عرب کی جو عوام ہے, ان کے درمیان ایک خلیج پائی جاتی ہے جو اس فلسطین کے معاملے میں جو موقف ہے اس کو لے کر. یقینی طور پر عوام جو ہے یقینی طور پر ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں وہ فاتح ہوگی, اور جو موقف اختیار کیا ہے حکمرانوں نے عرب کے, یقینی طور پر یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. چونکہ وقت کی تنگی ہم گفتگو کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں, دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی. ہم گفتگو یہاں پر ختم کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد سراب صاحب فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے. سید فیصل علی صاحب آپ کا بھی اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ. ناظرین, حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی. آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. لاگ آن کریں www.samelive.com. فی الحال خالد رضا کو دیجیے اجازت, مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے.